सारा प्रणाम, मैं हूं उपेंद्र राय। हस्तक्षेप में आपका स्वागत है। अब हमें कोरोना के साथ ही जीना होगा, बस जीने का अंदाज बदलना होगा। आज इसी मुद्दे पर बात करेंगे। ये तो तय है कि लंबे वक्त तक कोरोना खत्म नहीं होने वाला। हमें कोरोना से डरना नहीं है, हारना नहीं है, इसे हराना है और इसके साथ ही जिंदगी को पटरी पर भी लाना है। शुरुआत करनी होगी सतर्कता और संयम के साथ, क्योंकि थोड़ी सी चूक से खुद को और दूसरों को परेशानी में, खुद की गलती के कारण हम दूसरे को परेशानी में डाल सकते हैं। तो कोरोना संक्रमण के बीच जान और जहान में किस तरह का संतुलन बनाया जाए, आज के हस्तक्षेप में हम इसी सवाल का जवाब तलाशेंगे। कोरोना महामारी के चलते 25 मार्च से थम सी गई जिंदगी अब धीरे धीरे अपने मुकाम पर पहुंचने की शुरुआत कर चुकी है। लॉकडाउन 4 के लागू होने के बाद सरकार की ओर से दी गई रियायतों का असर बाजार और सड़कों पर भी दिखने लगा है। ट्रेनें रफ्तार पकड़ रही हैं और उड़ानों का ऐलान भी हो गया है, क्योंकि जान और जहान दोनों जरूरी हैं। करीब 2 महीने बाद देश में आसमान और जमीन दोनों पर जिंदगी रफ्तार पकड़ने जा रही है। 25 मई से घरेलू उड़ान सेवाएं शुरू हो जाएंगी, तो 1 जून से मेल एक्सप्रेस ट्रेनें पटरी पर रफ्तार पकड़ेंगी। कोरोना से जंग के लिए ट्रेनों का पहिया 22 मार्च को ही थम गया था और करीब 40 दिन तक पटरी पर सन्नाटा पसरा रहा। ये सन्नाटा तब खत्म हुआ जब 1 मई को श्रमिक स्पेशल ट्रेन पटरी पर दौड़ी। इसी तरह लॉकडाउन के कारण 25 मार्च से ही घरेलू और इंटरनेशनल फ्लाइट्स जमीन पर आ गई थी और अब करीब महीने भर बाद फिर से आसमान में उड़ान भरने को तैयार है। फिलहाल देश भर में घरेलू उड़ानें शुरू की जा रही हैं और सरकार से दिशा निर्देश मिलने के बाद सभी एयरपोर्ट्स और एयरलाइंस तैयारियों में जुट गई हैं। We are trying to deal with all those things. So what we've done is to set a minimum fare and a maximum fare. In the case of Delhi Mumbai, the minimum fare would be 3,500 rupees for a journey which is between 90 minutes and 120 minutes, and the maximum fare would be 10,000 rupees. रेलवे ने भी यात्री ट्रेनों का परिचालन नियमित करने की योजना को अंजाम देना शुरू कर दिया है। 12 मई से देश भर के बड़े शहरों के बीच 15 जोड़ी एसी स्पेशल ट्रेनें दौड़ रही हैं, तो 1 जून से 100 जोड़ी एसी और नॉन एसी यात्री ट्रेनें चलाने की तैयारी है। इनमें दुरंतो, संपर्क क्रांति, जनशताब्दी और पूर्वा एक्सप्रेस जैसी लंबी दूरी की ट्रेनें भी शामिल हैं। इन ट्रेनों का किराया सामान्य रखा गया है। दरअसल जैसे जैसे लॉकडाउन पार्ट वाइज आगे बढ़ा, वैसे वैसे छूट का दायरा भी बढ़ता गया। लॉकडाउन 4 में छूट के चलते अब जिंदगी पटरी पर लौट आई है। लोग आम दिनों की तरह घरों से बाहर निकल रहे हैं और अपने काम पर जाने के साथ साथ शॉपिंग भी कर रहे हैं। प्रशासन की ओर से मिली छूट की वजह से पुलिस भी अब ज्यादा रोक टोक नहीं कर रही है। पुलिस का मेन फोकस अब मार्केट में दुकानों के बाहर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने पर है। अर्थव्यवस्था और देश की सामान्य गतिविधि को फेजेस में धीरे धीरे शुरू करने का काम सरकार ने सेकंड लॉकडाउन के समय से प्रारंभ किया था। कई लोग हमको पूछते थे कि लॉकडाउन तो कर दिया, अब इसको ख़त्म कब करेंगे। धीरे धीरे नॉर्मलसी की तरफ जाने का प्रयास होगा। लोगों को, विशेषकर माइग्रेंट्स को, सभी को, देश की सभी लोगों को, विशेषकर देश के इंडस्ट्री, स्मॉल मीडियम इंडस्ट्री, व्यापार, इन सब के लिए बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। लॉकडाउन 3 में दी गई ढील के बाद जब शराब की दुकानें खुली तो पहले दिन ही भीड़ बेकाबू हो गई, लेकिन बाद में सब नॉर्मल हो गया। अब लॉकडाउन 4 में जब निजी वाहन से आवाजाही की अनुमति मिल गई है तो लोग बेरोक टोक घरों से बाहर निकल रहे हैं। यही वजह है कि शहर की सड़कों पर
वाहनों की संख्या आम दिनों की तरह ही दिखने लगी है। दिल्ली की सड़कों पर जनजीवन पटरी पर लौट गई है। बाजार, मंडी और दफ्तरों में कामकाज शुरू हो चुका है। सभी बड़े पार्कों को लोगों के लिए खोल दिया गया है। सोशल डिस्टेंसिंग के साथ सीमित संख्या में पब्लिक ट्रांसपोर्ट को भी सड़कों पर उतार दिया गया है। कुल मिलाकर लंबे लॉकडाउन के बाद जिस तेजी से जिंदगी पटरी पर लौट रही है, वो देशवासियों की बड़ी जीत है। ब्यूरो रिपोर्ट, सहारा समाचार। तो जिस तरीके से जान है तो जहान है का नारा हुआ, फिर जान भी जहान भी, इस कॉन्सेप्ट को लाया गया। अब सही में जान और जहान दोनों की कीमत और कद्र समझते हुए धीरे धीरे ज़िंदगी को पटरी पर लाने की कोशिश शुरू हो गई है। 25 मई यानी दिन सोमवार से उड़ानों का सफ़र भी शुरू हो जाएगा। एक लंबे अरसे बाद लोग ये अनुभव करेंगे कि इस देश में करीब करीब 2 महीने के आसपास यानी 22 मार्च को आखिरी उड़ान हुई थी, उसके बाद दोबारा घरेलू उड़ानें शुरू होने जा रही हैं। तो ऐसे में एक नया अनुभव, एक नए तरह का फील गुड फैक्टर लोगों को समझ में आएगा। हालांकि ये फील गुड फैक्टर उतना लोगों को सुख देने वाला नहीं है, क्योंकि एयरपोर्ट पर स्क्रीनिंग होगी, सैनिटाइजेशन होगा, कई लेवल पे चेकिंग होगी, तब जाके प्लेन के अंदर बैठने की अनुमति मिलेगी, और वो भी माहौल कुछ खफा खफा सा, कुछ अलग अलग सा दिखाई देगा। हालांकि जिस तरीके से ब्रिटेन, अमेरिका में एक दिन के लिए भी ट्यूब ट्रेन या अंडरग्राउंड ट्रेन्स की बात करें तो वहाँ पर बंद नहीं की गई, और इसके पीछे एक ही लॉजिक था कि जो काम करने वाले लोग हैं, वहाँ के जो कोरोना वॉरियर्स हैं, वो कैसे पहुँचेंगे अपने काम की जगह पर। और वहाँ पर न एयरपोर्ट बंद किए गए, न ट्यूब ट्रेन बंद की गई, न अंडरग्राउंड ट्रेन बंद की गई, न सामान्य ट्रांसपोर्ट के सिस्टम बंद किए गए। कहीं न कहीं उन लोगों के मन में रिस्क लेने की क्षमता हमसे ज़्यादा है, अज्ञात में छलांग लगाने की कुवत ज़्यादा है। यही एक वजह है कि विकास के क्षेत्र में, डेवलपमेंट के क्षेत्र में यूरोप और अमेरिका ने हिंदुस्तान से हमेशा एक बड़ी और लंबी छलांग लगाई। लेकिन साथ ही साथ उन देशों में हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री के इन कदमों की तारीफ़ भी हुई, और तारीफ़ इसलिए हुई कि जहां पर बड़े पैमाने पर यूरोप और अमेरिका में लोग कोरोना के कारण अपनी जान गंवा बैठे, तो वहां भी इस पर सवाल उठे कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को कुछ समय के लिए पूरे तरीके से, जैसे इंडिया में संपूर्ण लॉकडाउन किया गया, उस तरीके से यहाँ भी संपूर्ण लॉकडाउन किया जा सकता था। हालांकि ऐसा वहाँ पर हुआ नहीं। हमारे साथ आज इस चर्चा में भाग लेने के लिए मौजूद हैं बीजेपी के प्रवक्ता शहनवाज हुसैन जी, कांग्रेस प्रवक्ता अभय दुबे जी, ईएनटी स्पेशलिस्ट डॉक्टर राजेश भारद्वाज और अर्थशास्त्री डॉक्टर अखिल स्वामी जी। शहनवाज जी, जिस तरीके से अब जिंदगी पटरी पर लौटती हुई दिखाई दे रही है, फिर भी कोरोना का इतना भय लोगों के अंदर बैठ चुका है कि आपको लगता है कि आत्मनिर्भर भारत का अभियान इस कोरोना के डर के पार जा पाएगा, या आत्मनिर्भर अभियान में सबसे बड़ी बाधा अभी भी कोरोना बना हुआ है? देखिए, कोविड-19 पूरे दुनिया के लिए खतरा है, और ये सही है कि दुनिया ने जिस तरह कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई लड़ी, उसमें सबसे बेहतर लड़ाई भारत ने लड़ी है। और देश के प्रधानमंत्री जी ने देश के मंत्रियों के साथ मिलकर इस लड़ाई को लड़ने का काम किया है। कुछ एक दो अपवाद को, जो राजनीति के अपवाद हैं, उसको छोड़ दें तो आप ये देखेंगे कि जब देश में ये संकट आया, तब प्रधानमंत्री जी ने सही समय पर एक्सपर्ट की राय लेकर लॉकडाउन किया। उसके बाद मुख्यमंत्रियों ने भी अपने अपने क्षेत्र में कई जगह लॉकडाउन, कर्फ्यू जैसे हालात बनाए। अभी कोरोना वायरस का खतरा खत्म नहीं हुआ है। जैसा कि बड़े बड़े एक्सपर्ट ने कहा है कि अभी इसका पीक आना बाकी है, लेकिन
प्रधानमंत्री जी ने कहा था जान है और जहान भी है, तो हमें अपने देश को चलाना भी है, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग के साथ, फिजिकल डिस्टेंसिंग के साथ, 2 गज की दूरी के साथ, लोगों के दर्द को एड्रेस करते हुए हम इन चीजों को लेकर जाएंगे। तो जब लॉकडाउन किया गया था, पहली बार ये सवाल उठ सकता है कि साहब जल्दी में घोषणा की गई, अगर वो न की गई होती तो शायद ये आंकड़ा बहुत बड़ा हो जाता। इसलिए उस वक्त यही उपयुक्त था, क्योंकि अगर वो पहली जो लॉकडाउन था उसमें देश संभल जाता तो बहुत अच्छा होता। लेकिन कुछ घटनाएं ऐसे हो गई जिससे कोरोना के संकट को और बढ़ाने में मदद मिल गई और धीरे धीरे वो बढ़ता गया। अभी सब राज्यों के मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री जी ने बुलाया, टीम इंडिया की तरह बातचीत किया, उनसे राय मशवरा, जो 11 एक्सपर्ट की टीम है उनसे राय मशवरा, सारे से राय मशवरा करके राज्यों को भी ये छूट दी कि आप क्या क्या छूट देना चाहते हैं आप भी तय करें। तो सब बातचीत करके ये भी तय हुआ, कुछ राज्यों ने कहा कि कुछ ट्रेनें भी चलनी चाहिए जिसमें इस बात का ध्यान रखा जाए कि सोशल डिस्टेंसिंग हो और सैनिटाइज करके वो ट्रेन चले। और जो मजदूरों की प्रॉब्लम आई वो बहुत बड़ी आई, क्योंकि मजदूरों ने लॉकडाउन 1 और लॉकडाउन 2 दोनों में बहुत संयम दिखाया, लेकिन जब लॉकडाउन 3 हुआ तो वो संयम, सब्र का पैमाना लबरेज हो गया, धीरज की सीमा टूट गई। और कई मजदूर जो हमारे यहाँ भी भागलपुर और कई जगह से जिनकी हम कहीं कहीं मदद कर रहे थे, वो कहने लगे नहीं साहब हमें तो घर ही जाना है। उनको समझाने पर भी कि आपको खाना भी जहाँ उपलब्ध हो रहा है वहां भी उनके मन में जाने की इच्छा हुई। कई राज्यों ने अच्छा काम किया, कई राज्यों ने वैसा नहीं किया। तो जब मजदूर जाने लगे तब तय हुआ कि उनको बसों से पहुंचाया जाए, स्टेट में जाए तो क्वारंटाइन हो। फिर हुआ कि कुछ ट्रेन भी चलाई जाए, क्योंकि मान लीजिए आपका परिवार या दुबे जी का या हमारा कोई वैष्णो देवी गया या कोई मान लीजिए अजमेर शरीफ चला गया और वहां जाके वो रुक गया, तो कोई अगर परिवार के आधे लोग रुक गए और 2.5 महीने तक 2 महीने तक संयम नहीं था, तो इसलिए कुछ एक्सपर्ट की राय के बाद ट्रेन की भी छूट मिली। आज हवाई जहाज की भी वो आपने देखा, हरदीप सिंह पुरी जी जो सिविल एविएशन मिनिस्टर हैं उन्होंने अनाउंस किया है इस चीजों का। तो मुझे लगता है कि हम लोगों को इस पर इकट्ठे और एकजुट होकर कोरोना को पराजित करना होगा। कोरोना के बारे में पूरी चिंता करनी होगी, कैसे कोरोना को हराया जाए, और जो भी फैसला लिया जा रहा है उसमें सारे एक्सपर्ट की राय मशवरा के बाद ही कोई कदम सरकार उठा रही है। शहनवाज जी, शहनवाज जी आपकी बात मैं सुन रहा हूँ। आपने ट्रेनों की जो बात की, आपके मित्र हैं पीयूष गोयल जी, आपकी उनसे बात रेगुलर होती रहती है, आप मेंशन भी करते रहते हैं। जो 200 ट्रेनें 1 जून से रोज चलाई जा रही हैं, मजदूरों के हालात को देखते हुए अगर उन ट्रेनों को थोड़ा पहले चला दिया जाता, मान लीजिए जब घोषणा हुई 22 तारीख से चला दिया गया होता, 23 मई से चला दिया गया होता, तो आपको नहीं लगता कि मजदूरों को थोड़ा ज़्यादा सहूलियत मिल जाती और उनको घर पहुंचने में ज़्यादा आसानी होती? टेम्परेचर काफ़ी बढ़ गया है, गर्मी काफ़ी बढ़ गई है, अब उनको सड़कों पे पैदल चलने में काफ़ी दिक्कत हो रही होगी, क्योंकि बहुत सारे मजदूर पैदल ही निकल पड़े हैं। नहीं, ये सही है कि दुश्वारी और दिक्कत जो है मजदूरों के बारे में, एक बात आप सुन लें कि जो कल्पना थी, कल्पना ये थी कि लॉकडाउन को हम, अगर ये कोरोना की लड़ाई को हम पूर्ण लॉकडाउन करते हैं तो हरा देंगे। लेकिन जब ये कुछ एक्सीडेंटल कुछ घटना हुई जिसकी चर्चा मैं करके उसको और बड़ा व्यापक नहीं करना चाहता, दुबे जी भी हैं और आपके राजेश जी और अखिल जी भी हैं, इसलिए मैं शॉर्ट में आपको बताता हूं कि कई बार लोगों को लगता है कि ये पहले हो जाता। ये ऐसा नहीं है, कोई करने की नीयत नहीं थी, ऐसा नहीं। बात यह है कि मकसद ये था कि ज्यादा से ज्यादा लोग ट्रैवल ना करें, घर में रहें और उनको इंतजाम करके दिया जाए। लेकिन जब वो लगा कि उनको भेजना ही पड़ेगा, तो पीयूष गोयल जी ने कहा कि उनके पास ट्रेनें हैं, लेकिन राज्य सरकारों ने कहा कि आप जिनको भेजेंगे उनके लिए हम एनओसी देंगे। ट्रेनें 300 से ज्यादा उपलब्ध थी, अभी तो और ज्यादा उपलब्ध है। नहीं, तो राज्य सरकार जो राज्य में चाहता है। शहनवाज जी, एक सवाल मेरे जहन में अभी आया है कि पीयूष गोयल जी ने सभी जनरल मैनेजर्स के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करके, रेलवे बोर्ड के अधिकारियों के साथ मीटिंग करके उन्होंने फ्री हैंड दे दिया था कि आपको ऑन द स्पॉट जहां जिस तरह की जरूरत लगे आप वैसा निर्णय लीजिए और काम करिए।
मेरे से अप्रूवल लेने की भी कोई जरूरत नहीं है, आप लोग अनुभवी और सक्षम अधिकारी हैं, ये आपातकाल है, जो जैसा ठीक लगे आप करें। तो देखिए राय साहब, आप जानते हैं कि मैं भी सांसद नहीं हूं, लेकिन मेरे भागलपुर के बहुत से लोग के पास मेरा ही नंबर था, तो वो मुझे फोन करते थे जी, और मैं बिहार सरकार से भी बात करता था और पीयूष गोयल जी से। पीयूष गोयल जी हमारे मंत्री हैं, लेकिन वो उनकी एक आदत है कि जो भी मिस कॉल जाएगा, जितने लाल मिस कॉल होंगे उसका वो जवाब अपने कलीग्स को देते हैं। तो वो उन्होंने मुझसे जब बात की तो मैंने कहा यहाँ ट्रेन दे दीजिए, तो उन्होंने कहा साहब ट्रेनें खड़ी हैं, जैसे राज्य सरकार कहेगी उतनी ट्रेनें मिल जाएंगी। उसमें जब उस दिन उन्होंने पहले दिन प्रेस में ये बताया किस स्टेट ने कितनी ट्रेनें मंगाई है, उसके बाद स्टेट पर थोड़ा दबाव बनाने का। और मैं आपको बताऊं, जैसे मैंने कहा कि बेंगलोर से भागलपुर की ट्रेन नहीं थी, तो मैंने बातचीत किया, लेकिन वो रेल मंत्री के लेवल पे नहीं हुआ, बल्कि बिहार सरकार नोडल ऑफिसर और कर्नाटक के नोडल ऑफिसर से जब मैंने बातचीत की तो 2 ट्रेन 17 और 18 को हमें भागलपुर की मिल गई। तो बातचीत करने के लिए जब कोई फोन करता है उसमें राज्य की सहमति जरूरी थी। और उन्होंने कहा कि अगर राज्य का नोडल ऑफिसर यानी राज्य सरकार, क्योंकि अपना फेडरल सिस्टम है, अगर राज्य चाहे कि अपने मजदूर को बुलाना है तो रेल मंत्रालय की तरफ से कोई रोक नहीं था, लेकिन उनको सेंटर बनाना था। 21 दिन के लिए क्वारंटाइन, कहीं 14 दिन, कहीं 18 दिन, और उसके अंदर एसडीआरएफ से उनको 3 टाइम के भोजन का पैसा भी भारत सरकार दे रही है। वो भी कहा गया कि एसडीआरएफ से पैसा भी देंगे उनके रुकने का, लेकिन राज्य सरकार को वो व्यवस्था खड़ी करनी थी। अगर एक दिन में मान लीजिए पटना में 200 ट्रेन उतर जाए तो उतने डॉक्टर भी चाहिए, उनकी चेकिंग भी चाहिए, उतने बस भी चाहिए, उतने राज्य में भी भेजना हो, चाहे कोई भी राज्य हो। मैं उसको आज एकदम गैर राजनीतिक तौर पर बात कर रहा हूँ, इसमें कोई राजनीति नहीं कर रहा हूँ। मैं आपको कह रहा हूँ कि जो आपकी डिबेट मजदूर भी सुन रहे होंगे, उन्हें लगा होगा कि कठिनाई क्या है। इसलिए अभी भी जो खोला गया है, चाहे जहाज के मामले में, जैसे कई बार ये तर्क दिया जाता है जो लोग विदेश में हैं उनको ला रहे हैं। अरे साहब, जो देश में है उसकी चिंता तो लोग करने वाले हैं, क्योंकि राज्य सरकार चिंता कर लेगी, मान लीजिए चाहे कांग्रेस की सरकार हो। लेकिन जो लोग विदेश में हैं, अगर उनकी फिक्र आप नहीं करेंगे, उनको तो लाया जाएगा ना। वो अगर गए हैं, मान लीजिए सस्ते टिकट पे भी गए हैं, वो मिडिल क्लास भी है, तो क्या उनका अधिकार छीन लिया जाता है? तो वंदे भारत अभियान चलाया गया और मजदूरों के लिए भी चलाया गया। जो आम आदमी कहीं फंस गए थे, जैसे किसी का परिवार फंस गया, उनके लिए भी ट्रेन चलाया गया। तो अब ट्रेन भी चल रहा है, जहाज भी चल रहा है। कोरोना को हराना है, लेकिन 2 गज की दूरी, सोशल डिस्टेंसिंग, कुछ बातों का ध्यान, इसको रखकर हराना है। मजदूरों की एक बात मैं जोड़ देता हूं, दुबे जी सहमत होंगे इससे, कि एक कमरे में कई जगह 5-5 मजदूर रहते हैं। जब हम लोग घर में रहकर, आप जानते हैं कि कितनी दिक्कत लोगों को आती है, जहां 5-5, 7-7 मजदूर रहते हैं, उनको कितनी दिक्कत आई होगी। बिल्कुल। शाहनवाज जी, हम सीधे अभय दुबे जी के पास चलते हैं। अभय जी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में है, या एनडीए की सरकार कह लीजिए, सरकार ने अपने स्तर पे जितना हो सकता है उतने मेजर्स लिए हैं, और अब पूरे तरीके से, जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी भी चाह रही थी कि भाई इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को गति मिले, आत्मनिर्भर भारत के लिए जो पैकेज आया है, आज बिजनेस स्टैंडर्ड में एक्सपेंडिचर सेक्रेटरी का मैं इंटरव्यू देख रहा था, जिसमें उन्होंने ये लिखा है कि ये कोविड के लिए पैकेज नहीं है, ये सिर्फ आत्मनिर्भर भारत के लिए पैकेज है। और जिस तरीके से उन्होंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, उससे ये साफ साफ समझ में आता है कि आत्मनिर्भर भारत अभियान को सफल बनाने की दिशा में ही लॉकडाउन को धीरे धीरे लिफ्ट किया जा रहा है। जिस तरीके से ट्रेनों को चालू किया गया भयंकर दबाव के बाद, अब एक अलग तरीके का प्रेशर है, वो बाजार का प्रेशर कहा जा सकता है, जिसके कारण घरेलू उड़ानों को भी तत्काल प्रभाव से चालू करने की दिशा में सारी एक्सरसाइज कर ली गई है। अब आपको नहीं लगता कि सरकार ने जो भूलें की थी उनको अपने लेवल पे, अपने स्तर पे काफ़ी हद तक सुधार दिया है? देखिए उपेंद्र जी, यहाँ ये कहना ज़्यादा उचित होगा कि बहुत देर कर दी हुजूर आते आते। मैं थोड़ा सा मतभिन्नता मेरी इस विषय पर शाहनवाज जी से है। पहले तो जो भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार ने अपने राजनीतिक उद्देश्यों की प्रतिपूर्ति के लिए जानबूझकर देर की। 12 मार्च को WHO ने पैंडेमिक
डिक्लेयर कर दिया था इसको। उसके बावजूद ये कहा गया केंद्र की सरकार से कि ये महामारी नहीं है, ये ऑफिशियल रिकॉर्ड पर हेल्थ मिनिस्ट्री ने कहा। उसके पहले तक मैं हमेशा से आरोप लगाता हूं कि कमर्शियल फ्लाइट जिस दिन बंद की थी उसके पहले तक नियोजित रूप से 102 चार्टर फ्लाइट से सुपर रिच लोगों को हिंदुस्तान बुलाया गया। हम शुरू से कह रहे थे, आप ये देखिए कि सबसे पहली बार 27-28 मार्च को टेलीविजन ने दृश्य दिखाना चालू किए कि हजारों मजदूर उत्तर प्रदेश और दिल्ली की सीमाओं पर। जी अब अभय जी, बीच में आपको रोक रहा हूं कि 2 चार्टर फ्लाइट से सुपर रिच लोगों को बुलाया गया, इसके बारे में कोई जानकारी आप दे सकते हैं या रेफरेंस के लिए आपने? 16 से 21 मार्च तक जी जो फॉल्कन 2000 जैसे चार्टर्स जो हिंदुस्तान ने देखे भी नहीं, जिनका एक बार का किराया 1 करोड़ रुपए, जिसमें सिर्फ 3 लोग आते हैं, ऐसी 102 चार्टर फ्लाइट हिंदुस्तान में लैंड हुई। उसके बाद कमर्शियल फ्लाइट्स को प्रतिबंधित हिंदुस्तान में किया गया। सबसे बड़ा एडवांटेज था, हम शुरू से कह रहे थे, सुप्रीम कोर्ट में जब मुकदमा गया तब सरकार ने यह कह दिया वहां कि कोई सड़कों पर मजदूर नहीं है। और उपेंद्र जी, जिस दिन से सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा है, हजारों मजदूर आज दिनांक तक भी सड़कों पर हैं और बाध्य किए जा रहे हैं पैदल जाने को। सबसे अच्छा समय था, हमने कहा था जब L1 था, लॉकडाउन 1 था 25 मार्च को, जब सिर्फ 618 केसेस थे, तो हमारे पास ये समय था जब संक्रमण बहुत कम था, तो हम मजदूरों को उनकी इच्छा के अनुसार घर भेज सकते थे। वो एडवांटेज हमने नहीं लिया और आज ये परिस्थिति हो गई कि 1 लाख से अधिक केसेस हैं। WHO की चीफ हेल्थ साइंटिस्ट ये कहती है, सौम्या, कि भारतवर्ष में अगर आप ये कहते हो कि हमारे इतने जिलों में कोरोना नहीं है, ग्रीन जोन है, तो इसका अर्थ साफ है कि वहां पर फैसिलिटेट टेस्टिंग को नहीं किया। अब बड़ी मात्रा में एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट आ रहे हैं, उनका खतरा ये है। हम इसलिए कह रहे थे कि आप रैपिड टेस्टिंग कराइए एंटीबॉडी, ताकि होने के बाद भी हमको ये पता लग पाए एंटीबॉडी के द्वारा कि ये कोरोना का संक्रमण इनमें था, ताकि हम एल्डरली पीपल को और वनरेबल पीपल को इससे बचा सकें। मगर वो लाभ हमने खो दिया। मगर फिर भी मैं इस बात की प्रसन्नता व्यक्त करता हूं कि धीरे धीरे ही सही हम लोगों ने सामूहिकता के स्वर को पहचाना। प्रधानमंत्री जी ने, अब मैं उदाहरण देता हूं छोटा सा, अमरिंदर सिंह जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में कहा कि प्रधानमंत्री जी, जिन क्षेत्रों को आपने मेरे यहां रेड घोषित कर रखा है वो एक्चुअली ग्रीन जोन है, और नुकसान उससे ये हुआ कि बड़ा इंडस्ट्रियल एक्टिविटी वहां पर है। 3000 करोड़ रुपए अकेले का उन 2 जिलों के कारण मुझको नुकसान हुआ, और नुकसान ये हुआ कि बड़ी मात्रा में जो वर्कर्स थे वहां के, वो जाने को बाध्य हुए, अन्यथा हम उनको भी रोक पाते। तो ये जो सेंट्रलाइज व्यवस्था थी, जैसे आज निर्णय लिया गया कि हम कोई राज्यों से अनुमति नहीं लेंगे, मैं पहले दिन से डिबेट से कह रहा हूं कि आर्टिकल 246 7 शेड्यूल एंट्री 81 इंटर स्टेट माइग्रेशन संविधान ने केंद्र सरकार को जिम्मेदारी दी है। प्रधानमंत्री पैंडेमिक एक्ट में आपने डिजास्टर्स मैनेजमेंट एक्ट के तहत आप एक नोटिफिकेशन इश्यू करिए कि राज्यों की अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी। 2 करोड़ 30 लाख लोग एक दिन में ट्रेन में सफर करते हैं, 20,000 ट्रेनों में। अगर शुरू के दौर में हम मजदूरों में यह आत्मविश्वास भी जग जाता, घर चले जाते, तो आज जो ट्रस्ट डेफिसिट है इंडस्ट्री, सरकार और मजदूरों के बीच, उसका खामियाजा हिंदुस्तान को भुगतना पड़ेगा। कई उद्योगपति कह रहे हैं कि परिवार के सदस्यों के अलावा कोई बचा नहीं, हम कैसे इंडस्ट्री स्टार्ट करें। तो मुझको लगता है कि सरकार को पहले दिन से, जैसे प्रधानमंत्री जी ने स्टेज वाइज बाद में चीफ मिनिस्टर्स को एंगेज किया, पहले से एंगेज करके रखते। और मध्य प्रदेश की सरकार गिराने के कारण मुझको लगता है बहुत बड़ी मुसीबत मोल ली है। वो 23 मार्च को मध्य प्रदेश की सरकार गिरी और 24 मार्च को अनाउंसमेंट ये हुआ। मेरा साफ आरोप है, क्योंकि इटली ने तो 11 मार्च को ही लॉकडाउन अनाउंस कर दिया था, तो वर्ल्ड वाइड ये बात पता थी। इनके मिनिस्टर्स ने प्रधानमंत्री को कहा कि आप पार्लियामेंट स्थगित कीजिए, ये बहुत बुरी स्थिति होने वाली है, तब भी नहीं माना गया, क्योंकि उनको सरकार गिना रही थी मध्य प्रदेश की। 23 मार्च को जैसे ही गिरी, उसके अगले दिन से इन्होंने वो प्रारंभ किया। ये दुखद प्रसंग है। खैर, फिर भी अब मैं प्रसन्नता व्यक्त करता हूं और बहुत डिटेल में मैं आखिरी बात ही कह दूं, बहुत विस्तार से एविएशन मिनिस्ट्री ने गाइडलाइन जारी की और बहुत अच्छी जारी की है। अभय जी, आपने 1-2 बातें ऐसी कही हैं जिस पर शहनवाज जी से क्लैरिफिकेशन लेना बड़ा जरूरी हो जाता है। शहनवाज जी, 16 मार्च से 21 मार्च के बीच अगर 102 चार्टर्ड फाल्कन 2000 टाइप के बड़े जहाज और सोफिस्टिकेटेड एयरक्राफ्ट्स अगर लैंड होते हैं, तो जाहिर सी बात है
कि कुछ चुने हुए लोग जिनको पहले से खबर हो गई थी कि संपूर्ण लॉकडाउन होने जा रहा है और उन लोगों ने आनन फानन में इंडिया का रुख किया और इंडिया आके लैंड कर गए। जो सूट बूट की सरकार का जो आरोप कांग्रेस पार्टी लगाती है, तो ये 102 चार्टर्ड हैं, ये कहीं ना कहीं उनकी धारणा को बहुत बल देता है। दुबे जी की पार्टी बड़े लोगों की पार्टी है, पूरा रिकॉर्ड दुबे जी रखते हैं, कितने चार्ट प्लान। हम तो ये देखते हैं कि कितने लोगों को वंदे भारत से लाया गया, कितने हमारे बाहर जो कामगार फंसे थे उनको लाने के लिए काम दिया गया। वो लिस्ट तो हम आपको दे सकते हैं, चार्टेड वाली लिस्ट तो जो हमारे यहाँ जब खुला हुआ था तो जिनको आना था वो आया। दुबे जी के पास ज्यादा लिस्ट है। लेकिन मैं आपको बता दूं एक बात, मैं दुबे जी को करेक्ट करना चाहता हूं, अगर दुबे जी की इजाजत हो तो बहुत माजरत के साथ। दुबे जी 100 केस को 1 लाख होने में आप दुनिया का आंकड़ा आपने देखा है? हमारे यहाँ जो केस पहले मिला उस केस के बारे में आपको मैं बता दूं कि 1 लाख होने में भारत में, स्पेन में 30 दिन लगे, जर्मनी में 35, फ्रांस में 39, यूनाइटेड किंगडम में 42, अमेरिका में 25 दिन, इटली में 36 दिन और भारत में 64 दिन लगे। यानी हमने टाइम पे लॉकडाउन किया। हमारे यहाँ उसका आंकड़ा जो है, मेरे पास और आंकड़ा है, अगर पता नहीं कितनी इजाजत होगी क्योंकि मैं पहले ज्यादा बोल लिया हूं, तो मैं आपको आंकड़ा नहीं देके सिर्फ विषय पे आता हूं जो दुबे जी ने कहा। हम लोगों का मकसद क्या है? हम लोगों का मकसद है कि कोरोना को हराना है। उसके लिए सही समय पे लॉकडाउन हुआ, लॉकडाउन का पालन ठीक से करना है। राज्य सरकारों ने भी नरेंद्र मोदी जी के लॉकडाउन की घोषणा से पहले भी पंजाब और कई राज्यों ने लॉकडाउन किया, 1-2 दिन पहले कई हमारे राज्यों ने भी किया। तो ये सही समय पर एक्सपर्ट की राय की। देखिए दुबे जी, प्रॉब्लम ये है कि आपकी जैसी नजर होगी वैसा नजरिया होगा। आप लोग हर चीज की आलोचना, विपक्ष में आप नए नए हैं, थोड़े कम रहे। सत्ता का अनुभव आपको बहुत बड़ा है, लेकिन विपक्ष का जो अनुभव है वो थोड़ा कम है। ईश्वर चाहेगा तो वो लंबा आपका भी होगा, हम लोगों जैसा। मैं मानता हूं कि अब आपका वो विपक्ष में रहने का अनुभव लंबा हो जाए, तो वो अनुभव है कि आपको ये लगता है आलोचना ही करना। पीएम केयर होगा, उस पर आलोचना करेंगे, उसके बाद प्रधानमंत्री कोई कदम उठाएंगे, उसकी आलोचना करेंगे। जब लॉकडाउन हुआ तब आपने कहा कि नहीं, इसको जल्दी में क्यों घोषणा कर दिया, तब नहीं कहा, बाद में ये कहा। हम लोगों ने कहा कि दिए जलाना, उस पर एतराज, लाइट ऑफ करना है, प्रियंका जी ने कह दिया पूरा पावर ग्रिड ही फेल हो जाएगा। नहीं हुआ ना दुबे जी, पावर ग्रिड फेल। इसलिए मैं कहता हूं विपक्ष में रहकर हम आप लड़ते रहेंगे बहुत से मुद्दों पर, लेकिन ये बहुत बड़ा पेंडेमिक है। ये कोरोना तो पार्टी भी नहीं देखता, ना ये जाति देखता, ना धर्म देखता है, ना शहनवाज जी, राजनीति की बात हो रही है। शहनवाज जी, राजनीति की बात हो रही है। कर्नाटक में सोनिया गांधी पर सिर्फ इसलिए केस दर्ज हो गया कि उन्होंने पीएम केयर्स फंड की आलोचना की थी। आखिर में इस तरह के मसलों में अगर आपके शासित राज्यों में, बीजेपी शासित राज्यों में अगर मुकदमा दर्ज कराया जाता है तो यह राजनीति नहीं तो और क्या है? केस हो गया क्योंकि एक ट्वीट हुआ था राजस्थान में, केस हो गया, हमारे पार्टी के प्रवक्ता पे हो गया, कई देश के जो मूर्धन्य पत्रकार हैं उनके ऊपर मुकदमे कांग्रेस के राज्यों में किए जा रहे हैं। तो प्रॉब्लम ये है कि कांग्रेस पार्टी अगर पीएम केयर के अंदर, आपकी कांग्रेस को इतराज क्या है? दुबे जी से पूछिए। सिर्फ ये इतराज है कि साहब पीएम रिलीफ फंड होता है जिसमें कांग्रेस अध्यक्ष पदेन सदस्य थी। नहीं, वो कांग्रेस अलग थी। अरे हमारी तो छोटी छोटी सी डिमांड थी, कांग्रेस आई है, ट्रांसपेरेंसी रखिए, उसमें उसको ऑडिट कराइए, लोगों के सामने रख दीजिए कितना पैसा है, कैसे खर्च होगा, उसके अलावा कोई देखिए। अभय जी 9,000 करोड़ पीएम केयर्स फंड में आए हैं, वो तो पीएमओ ने घोषित कर ही दिया है और उसमें से 3100 करोड़ रुपए उन्होंने जारी किए हैं, उसका भी हिसाब दिया ही है। उपेंद्र जी देखिए जी, ये अच्छी बात है। हमको दायित्व भी देश की जनता ने समालोचना का दिया है, हमको ये दायित्व दिया है कि गलती उजागर करें। अगर सोनिया जी ट्रेन के लिए आग्रह नहीं करती तो आप ये रेलें नहीं चलाते। अगर टेलीविजन ये नहीं बताता कि पूरा किराया वसूल कर रहे हैं तो आप वो किराया उन लोगों का एग्जाम नहीं करते। तो इसको सकारात्मक दृष्टिकोण से देखिए। और ये बात मैं फिर कहता हूं, शाहनवाज जी गौर से सुनिए,
पूरा विश्व कह रहा है कि भारत के जो डेटा हैं वो उतने सही नहीं है जितना हिंदुस्तान बता रहा है। उसका कारण है कि टेस्टिंग कम हुई है। अपने देश की सरकार पर भरोसा कीजिए आपने ना दुबे जी। टेस्टिंग को फैसिलिटेट नहीं किया, इसलिए आप इस गलतफहमी में हैं कि हमारा जो डेटा है डबलिंग रेट कम है या हम लोगों के पास उतने संक्रमित लोग नहीं है। विश्वास मानिए आप कि ये इससे कई गुना ज्यादा डेटा है। ये तो वो स्ट्रेन नहीं है वायरस का हिंदुस्तान में। जो एक्सपर्ट बैठे हैं वो बताएंगे अभी इस बात को। तो मैं तो सद्भावना प्रकट करता हूं और समय समय पर समालोचना करनी ही चाहिए। अगर हमारे मुख्यमंत्री लगातार प्रधानमंत्री जी को नहीं कहते कि डिसेंट्रलाइज करिए, हमको अधिकार दीजिए, हम जोन डिसाइड करते हैं, क्या एक्टिविटी चलानी हम डिसाइड करते हैं, तो वो नहीं होता। अगर हम ट्रेन को लेकर के नहीं कहते कि राज्यों को आजादी की परमिशन की जरूरत नहीं है, आज आपने वो निर्णय लिया, तो हम तो सही रास्ता दिखा रहे हैं। देखिए, एक लाइन में दुबे जी का जवाब दे देता हूं। माननीय दुबे जी, हमारे मुख्यमंत्री और तुम्हारे प्रधानमंत्री, आपके मुख्यमंत्री भी हमारे हैं और प्रधानमंत्री भी हमारे नहीं तुम्हारे भी हैं। तुम्हारे मतलब आपके। तो ये हमारे तुम्हारे क्या होता है? ये तो देश के प्रधानमंत्री हैं, देश के मुख्यमंत्री हैं। दुबे जी, संकट काल में भी हमारा तुम्हारा क्या कर रहे हैं? हम सब एक हैं, हम सब इकट्ठे हैं। ये भाषा कब आई? डिस्क्रिमिनेशन आपने किया ना शहनवाज जी। ये पीएम शासित राज्यों को उतनी ट्रेन नहीं दी जितनी उन्होंने मांगी थी। कांग्रेस शासित राज्यों को आपने एसडीआरएफ का जिक्र किया, उस एसडीआरएफ में एक भी पैसा इस पैंडेमिक के लिए नहीं दिया आपने। देखिए दुबे जी, आप शालीन व्यक्ति हैं। आपसे मैं जब डिबेट करता हूं तो मुझे बहुत मजा आता है, क्योंकि आप मर्यादा नहीं तोड़ते और मैं भी, आपको पता है, मर्यादा नहीं तोड़ता। मैं आपको बहुत इज्जत के साथ कहना चाहता हूं कि आपने पीएम केयर पे उंगली उठा दी। अरे साहब, उसमें लोगों का भरोसा है ना। तो आप सौभाग्यशाली हैं दुबे जी। दुबे जी, आपका सौभाग्य है कि मोदी जैसा प्रधानमंत्री हमें और आपको मिला है, जिसका भरोसा है, जो शख्स नहीं, एक शख्सियत है, एक व्यक्तित्व है, जिसके एक आवाज पर करोड़ों रुपये लोग, फिल्म एक्टर, बड़े बड़े लोग दान कर रहे हैं, जिनकी कैपेबिलिटी अपनी है। तो अगर सिर्फ आप उस कमेटी में नहीं है तो पूरी पीएम केयर खराब हो गया, ऐसा मत कहिए। वो उस कमेटी में रहने की बात ही नहीं थी। देखिए, हम जानते हैं, अगर प्रचंड बहुमत से प्रधानमंत्री को चुना है देश ने, तो उनका दायित्व था। अभय जी, हम आपके पास दोबारा आएंगे। शहनवाज जी, आपके पास भी दोबारा आएंगे। हमारे साथ देश के जाने माने अर्थशास्त्री अखिल स्वामी जी जुड़े हुए हैं। हमेशा हमारे दर्शकों को बहुत ज़्यादा अर्थशास्त्र के बारे में और अर्थशास्त्र के रुके पहिए के बारे में वो बताते रहे हैं। बहुत ही वैल्यूएबल सजेशंस उसके आते रहे हैं। अखिल जी, अब आप क्या देख पा रहे हैं आत्मनिर्भर भारत अभियान को सफल बनाने के लिए? जिस तरीके से लॉकडाउन को लिफ्ट किया जा रहा है, वो क्या काफ़ी है या और बड़े पैमाने पर हिम्मत जुटाकर कोरोना के साथ जीते हुए पूर्ण रूप से चीज़ों को खोल देना चाहिए पूरे एहतियात के साथ? एक मैं निवेदन करना चाहूँगा, एक आपकी अनुमति लेके एक मैं निवेदन करना चाहूँगा जी, कि हम जैसे सामान्य जनों को जब ये डिबेट को देखते हैं या करते हैं जी, बड़ा अफसोस होता है कि हमारा देश इस समय कोरोना से लड़ रहा है या आपस में लड़ रहा है जी। पहली बात। दूसरी बात, जो अर्थव्यवस्था का पहिया, देखिए वास्तविकता में ये चीज़ समझनी बहुत आवश्यक है और विश्व ने इसको समझ लिया था कि जान और जहान जो है ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है। और भारत जैसे देश में जहां बहुत ज़्यादा गरीबी है, बहुत ज़्यादा हमारे जो श्रमिक हैं, मेहनती श्रमिक हैं, और उनकी जो परिस्थितियां हैं, जो शहनवाज जी ने कहा, वास्तविकता में इसका माने सरकार को और विपक्ष को ये पता है कि हमारे देश की परिस्थितियां क्या हैं। पूरे विश्व ने अगर पूरे देश को लॉकडाउन नहीं किया, उन्होंने ये मानते हुए कि जान के साथ जहान भी आवश्यक है। देखिए, वास्तविकता में अर्थव्यवस्थाएं जब आपस में संघर्ष करेंगी, जो धीमे पड़ जाएंगी उनको परेशानी होगी, जो अपने पैरों पे खड़ी रहेंगी वो संघर्ष करती रहेंगी। तो एक तो ये देर हुई कि हमने अर्थव्यवस्था को थोड़ा पिछड़ने दिया, दूसरे विश्व के एक प्रतिकूल माध्यम से उसको पिछड़ने दिया। अब जैसे आज एविएशन इंडस्ट्री पे जो माननीय मंत्री जी का उद्घोट हुआ है, जो उन्होंने कहा है, उस पर मैं एक निवेदन करना चाहता हूं। देखिए, तीन पक्ष हैं। एक पक्ष है सरकार, एक पक्ष है एविएशन और तीसरा पक्ष है कंज्यूमर।
देखिए ये जो पता चलेगा ये 1 महीने के बाद 20 दिन के बाद पता चलेगा कि वास्तविकता में अगर सरकार अपने हाथ खींच ले और सारा का सारा भाग वो उपभोक्ता पे डाल दे, इसलिए कि एयरलाइन इंडस्ट्री को सरवाइव कराना है, तो उपभोक्ता पे अगर बोझ पड़ेगा और उपभोक्ता इस समय प्रतिकूल आर्थिक परिस्थितियों से संघर्ष कर रहा है। अभी तो 15-20 दिन उसको जहां पहुंचना है वो पहुंच जाएगा, और उसके बाद अगर एयरलाइन इंडस्ट्री अपनी जो ऑक्यूपेंसी है, अपना जो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन उसको पूरा नहीं कर पाएगी, तो वो भी एक अनवायबिलिटी आ जाएगी। देखिए आज जो परिस्थिति में हम फंस गए हैं, बड़ा छिद्रान्वेषण नहीं कर रहा मैं, एक अपना जो विश्लेषण है वो केवल बता रहा हूं। ये परिस्थिति में सारे मजदूर जब अपने गांव चले जाएंगे, जिस गति से वो जा रहे हैं, जब हम इस उद्योग को खोलेंगे तो उस उद्योग को चलाएगा कौन, पहली बात। दूसरी बात यह है कि जो डिमांड है मार्केट के अंदर, जब मध्यम वर्ग, अल्प मध्यम वर्ग के लोगों की नौकरियां जा रही हैं, एमएसएमई अपने प्रोडक्शन को अगर मान लीजिए उसका ब्रेक इवन पॉइंट जो है 60% है, आज के तारीख में आपने दुकानें अगर खोल दी, उसके बाद ग्राहक नहीं आ रहे, उसका कैपेसिटी यूटिलाइजेशन जो है वो 10% हो रहा है। एमएसएमई आपने खोल दिया, उसका कैपेसिटी यूटिलाइजेशन अगर 20% हो रहा है, वो ब्रेक इवन पॉइंट के ऊपर अगर नहीं जा पाएगा तो प्रॉफिट कैसे अर्न करेगा। देखिए वास्तविकता में जो हमने ये एक आत्मनिर्भर भारत के बारे में जो आपने प्रश्न पूछा, देखिए भारत आत्मनिर्भर कैसे बनेगा। आत्मनिर्भर बनेगा जब हमारे यहाँ प्रोडक्शन जो है वो भरपूर ढंग से होगा। जो हमारा इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल और इकोनॉमिक्स ऑफ स्कोप का सिद्धांत है, जितना ज्यादा प्रोडक्शन आप करेंगे उतना प्रोडक्शन कॉस्ट पर यूनिट आपकी कम होगी और विश्व से आप प्रतिस्पर्धा कर पाएंगे। देखिए आज की तारीख में जो हमारे सबसे बड़े लक्ष्य हैं वो है एक डिमांड और एमएसएमई को सुरक्षित रखना। जिस प्रकार से मजदूरों का पलायन हुआ है और पलायन हो रहा है, एमएसएमई को सारी छूट देने के बावजूद भी एमएसएमई अपनी ऑक्यूपेंसी, अपने कैपेसिटी यूटिलाइजेशन को बढ़ा पाएंगी कि नहीं बढ़ा पाएंगी, एक बहुत बड़ा संशय का पात्र है। दूसरा, अगर आप लोगों के हाथ में पैसा नहीं देंगे, अगर जो लोग 2-3 महीने से जिन्हें तनख्वाहें नहीं मिली हैं, जिनके रोजगार छूट गए हैं, अगर वो चीज परचेज मार्केट के अंदर नहीं करेंगे तो ये एमएसएमई प्रोडक्शन कैसे करेंगी। तो आत्मनिर्भर भारत के लिए जो सबसे हमारी बड़ी शक्ति है और जो सबसे हमारा, देखिए होता क्या है, चाइना जैसे कंट्री में जहां बड़ी बड़ी यूनिट लोगों ने लगाई हुई हैं, जब वर्ल्ड इकोनॉमी में कोई परेशानी आती है, क्योंकि उनकी फिक्स्ड कॉस्ट बहुत ज्यादा है, उनको संघर्ष करने में बहुत ज्यादा परेशानी होती है। हमारे जैसे देश में जहां एमएसएमई में ज्यादा प्रोडक्शन होता है, जहां पे एम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा जनरेट होता है, हम छोटे मोटे झटकों को झेल सकते हैं। लेकिन पिछले 2 महीने में जिस प्रकार से प्रोडक्शन उनका बाधित हुआ है, उनका वर्किंग कैपिटल का जो पूरा साइकिल है वो ठप हो गया है और उनके पास इस समय पैसे की कमी है। उसके बाद एमएसएमई को और मार्केट की डिमांड को बचाए रखने के लिए कदम उठाने की आवश्यकता है। और मेरा निवेदन यह है कि सरकार और विपक्ष इस समय कोई भी टीवी डिबेट में एक दूसरे पे आक्षेप लगाने और इस प्रकार की बातें करने के बजाय, जो इस समय राष्ट्र के 99% लोगों की एक अपेक्षा है, एक आकांक्षा है कि हमारा देश हमेशा एकजुट होकर लड़ा है, आपस में विचार विमर्श करके, और जो हमारी मुख्य समस्याएं हैं, अगर उन मुख्य समस्याओं को, अगर मान लीजिए आपने 20 लाख करोड़ का जो पैकेज दिया है, इसमें 50,000 करोड़ रुपए आप इन गरीब मजदूरों के लिए दे दिए होते, अगर 1 लाख करोड़ रुपए इन गरीब मजदूरों के लिए आपने दे दिया होता कि जिस निवास में रह रहे थे, देखिए उनकी परेशानी रोटी नहीं थी, आपने रोटी देके सोचा कि वो अपने घर में रह जाएंगे, उनको 1,500-2 हजार रुपए का महीने का किराया अपने मकान मालिक को देना है और बिजली पानी का बिल भी देना है, और मकान मालिक उनको घर से उठा के बाहर फेंक देता है। अगर आपने उसके हाथ में 50-60 हजार 1 लाख करोड़ का पैकेज दे दिया होता तो इस समस्या से हम बच सकते थे जो आज इस प्रकार का पलायन हो रहा है। अगर आपने एमएसएमई को अगर केवल लोन देने के बजाय, अगर उनके जो इलेक्ट्रिसिटी बिल्स थे, अगर जो इंटरेस्ट ऑन टर्म लोन और इंटरेस्ट ऑन वर्किंग कैपिटल जो उनको अगले 4-5 महीने तक देना होता था, इसको फंड करके फंडेड इंटरेस्ट टर्म लोन में कन्वर्ट करके 6 महीने 1 साल के बाद लेते, उनके ऊपर से बोझा कम हो जाता, वो भी अपने मजदूरों को तनख्वाह दे पाते, मजदूरों का पलायन रुक जाता। क्योंकि जो सबसे बड़ी समस्या जिसका मैं पूर्वानुमान लगा रहा हूं, जब ये लॉकडाउन आप खोलेंगे, देखिए वास्तविकता में हमने अपने अभिमन्यु के स्टेज में अपने को फंसा लिया है। शाहनवाज जी और अखिल जी, वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, हम ब्रेक के बाद तुरंत वापस लौटेंगे और अपने मेहमानों
आपसे रिक्वेस्ट है, निवेदन है कि अभी हमारे साथ बने रहें और इसके बाद हम राजेश भारद्वाज जी के पास भी लौटेंगे। वक्त है छोटे से ब्रेक का, हम तुरंत वापस लौटेंगे। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। सभी मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं, साथ ही मुंबई से हमारे संवाददाता हरीश तिवारी भी जुड़े हुए हैं और दिल्ली से हमारे संवाददाता सुमन कुमार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सीधे चलेंगे डॉक्टर राजेश भारद्वाज के पास, उससे पहले देख लेते हैं एक छोटी सी रिपोर्ट। देश में कोरोना वायरस का संक्रमण भले ही बढ़ रहा हो, लेकिन सुकून की बात यह है कि रिकवरी रेट भी तेज़ी से बढ़ रहे हैं। दुनिया के दूसरे देशों के मुकाबले भारत में डेथ रेट भी काफ़ी कम है। स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के मुताबिक भारत में कोरोना मरीजों की स्वस्थ होने की दर पहली बार 40% के पार हो गई है। इससे पहले मंगलवार को रिकवरी रेट 38.73 था, जो गुरुवार को बढ़कर 40.32% हो गया। यानी बीते 48 घंटे में रिकवरी रेट में कुल 1.59% का इजाफा दर्ज किया गया। मंगलवार से बुधवार के बीच भारत में कोरोना वायरस के 5,609 नए केस सामने आए और मौजूदा समय में लगभग 65,000 एक्टिव केस हैं, जबकि अब तक 45,000 से ज्यादा मरीज ठीक हो चुके हैं। इस महामारी ने देश में अब तक करीब 3,500 लोगों की जान ले ली है। कोरोना संक्रमण केस के मामले में महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गुजरात, दिल्ली और राजस्थान अग्रणी राज्य हैं। अकेले महाराष्ट्र में अभी तक करीब 40,000 कोरोना के मामले सामने आ चुके हैं। वहीं सरकार का कहना है कि भारत भले ही दुनिया के 15 प्रभावित देशों में शामिल है, लेकिन यहाँ रिकवरी रेट काफी अच्छा है, डेथ रेट भी कम है। दुनिया के 15 सबसे ज्यादा कोरोना प्रभावित देशों की कुल आबादी 142 करोड़ है, जबकि भारत की अकेले 137 करोड़ आबादी है। इतनी ज्यादा आबादी होने के बाद भी भारत की तुलना में उन 15 देशों में भारत से 34 गुना ज्यादा मामले और 83 गुना ज्यादा मौतें हुई। भारत में प्रति 1 लाख आबादी पर 0.2% लोगों की मौत हुई है। लॉकडाउन के ऐलान के वक्त रिकवरी रेट 7.1% था, जबकि दूसरे फेज में ये 11.2% तक पहुंचा। तीसरे फेज में 24.3% और अब चौथे फेज में 40.32% तक पहुंच गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, सहारा समय। सीधे चलते हैं डॉक्टर राजेश भारद्वाज के पास। डॉक्टर साहब, ये तो पूरी दुनिया में सबको पता है कि जिस तरीके से हिंदुस्तान ने बहुत सफलतापूर्वक कोरोना पर नियंत्रण किया है और अब माना जा रहा है कि कम्युनिटी स्प्रेड एक लेवल तक पहुंच चुका है, क्योंकि संख्या 3 दिन पहले ही 1 लाख के पार पहुंच चुकी थी। अब चूँकि जिस तरीके से लॉकडाउन को लिफ्ट किया जा रहा है, यानी हटाया जा रहा है, दिल्ली में उसका नज़ारा साफ साफ सड़कों पर, बाज़ारों में, अन्य जगहों पर देखने को भी मिल रहा है। जब हवाई यात्रा शुरू होगी तो आपको नहीं लगता कि तमाम प्रिकॉशंस के बाद भी संक्रमण बढ़ने की जो संभावना है वो ज़्यादा होगी? जिस तरीके से 200 श्रमिक ट्रेनें रोज़ चलाई जाएंगी, नॉन एसी ट्रेनें, उनमें भी तमाम सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के बाद भी एक क्लोज इन्वायरमेंट में जब लोग बैठेंगे तो कहीं ना कहीं वहाँ भी संभावना बहुत बढ़ेगी। संपूर्ण लॉकडाउन में ये सारी चीज़ों को एडमिनिस्ट्रेशन ने निगेट कर दिया था। अब ऐसी स्थिति में जो डॉक्टर कम्युनिटी कह रही है कि जो पीक है वो आने वाला है जून और जुलाई में, तो एक तरफ कुआं और एक तरफ खाई की स्थिति है। ऐसे में अगर संक्रमण बढ़ता है, इन तमाम जो लॉकडाउन के दौरान फैसिलिटीज़ बंद थी इनको लिफ्ट करने से, तो हमारे पास क्या विकल्प रह जाएंगे? क्योंकि हमारा मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर तो उतना डेवलप्ड नहीं है और उतना प्रचुर मात्रा में सबके लिए अवेलेबल नहीं है। मुंबई में तो बेड मिलने भी अब मुश्किल हो गए हैं। इस तरह की स्थिति वहाँ अभी इसी स्टेज पर बन गई है। तो क्या रास्ता अपनाया जा सकता है? क्या बीच का रास्ता हो सकता है? एक डॉक्टर होने के नाते ज़रा आप इस पर रोशनी डालें।
उपेंद्र जी, इसमें तो एक खुशी की बात है कि देश फिर से खुल रहा है, लोग अपने काम पे जा रहे हैं, लेकिन साथ में डर भी बना हुआ है। डर इसलिए बना हुआ है क्योंकि संक्रमण फैल सकता है, लेकिन जैसे हमने देखा है, आप बता रहे हैं और हम देख रहे हैं कि इस देश ने जो जंग लड़ा है इस संक्रमण के खिलाफ, वो अच्छा जंग है। और जहां तक हम मानते हैं एसिम्प्टोमेटिक और माइल्ड सिम्प्टोमेटिक केस ज्यादा हैं, इसलिए हमको हॉस्पिटल की फैसिलिटी कम इस्तेमाल करनी पड़ी है। अगर आप देखो, दिल्ली में भी अभी वेकेंट बेड पड़े हुए हैं और हमने ये जो 2-3 महीने इस्तेमाल किए हैं, 2-3 महीने से हमने बहुत अच्छी तरह से बेड कैपेसिटी और कैपेबिलिटी बिल्ड की है। और हमने ये भी देखा है कि इंडिया में आईसीयू जाने के लिए मरीज और वेंटिलेटर की जरूरत जिनको मरीजों को है, वो बहुत कम संख्या में है। लेकिन इस दौरान जो सबसे जरूरी चीज मैं लोगों को बताना चाहूंगा जो बाहर निकलने जा रहे हैं, कि यह पर्यटन का समय नहीं है। ये जरूरी काम आपने जाना है, आपने काम पे जाना है, कुछ काम रुके हुए हैं, आपकी मां बीमार है, आप महीनों तक नहीं देख पाए, कुछ जरूरी काम है, उसके लिए जाइए। आप बॉम्बे में बैठे हैं, आप बोले इंडिया गेट में जाके मैं आइसक्रीम खा के आऊंगा, ये वो समय नहीं है। जरूरी बात यह है हमको, जो अभी तक जानकारी हम देना चाहेंगे, क्योंकि ये समय आ गया है वायरस के कॉन्टैक्ट टाइम का। आपको याद होगा जब वो मरकज के केस हुए थे, मैं आपके साथ स्टूडियो में बैठा था और हमने ये देखा है सुपर स्प्रेडर तब होते हैं जैसे कोरिया के चर्च में, जैसे नांदेड़ के गुरुद्वारा में, जैसे मरकज में, क्योंकि वायरस को कांटेक्ट टाइम मिलता है, उसको स्प्रेड करने का मौका मिलता है एनक्लोज एनवायरनमेंट में। और ये स्थिति अब दोबारा पैदा होने वाली है क्योंकि हमने लॉकडाउन खोल दिया है। कांटेक्ट टाइम में 3 चीजें हैं। एक तो अगर आप शांत रहें, अगर मैं आपके सामने बैठा हूं, मैं कोरोना वायरस मरीज हूं, अगर मैं मुंह ना खोलूं तो ड्रॉपलेट इंफेक्शन मेरी बहुत कम है। जैसे ही मैं बोलना शुरू करता हूं, सलाइवा निकलता है, ड्रॉपलेट ज्यादा आते हैं, कांटेक्ट टाइम घटता जाता है। अगर मैं छींकता या खांसता हूं तो वो कांटेक्ट टाइम सेकंड्स में बदल जाता है कि आपको कुछ ना कुछ 5 या 10 मिनट में वायरस पहुंच सकता है आपकी तरफ। आप एयरपोर्ट में हैं, लाउंज में हैं, प्लेटफॉर्म में हैं, जहां तक हो सके शांत रहिए। अगर आपको खांसी करनी है तो दूसरे लोगों से दूर जाके खांस करिए। एक और दिलचस्प बात जो मैं आपको बताना चाहता था, ये एयरपोर्ट में है और एयरपोर्ट में जो नया इन्होंने रिसर्च की है, जो लोग भी जान के खुश होंगे इस बात को, 2 नई चीजें निकल रही हैं। एक तो एक स्निफर डॉग का एक कैंपेन शुरू कर रहे हैं कि स्निफर डॉग स्निफ कर सकेगा, जैसे वो एक्सप्लोसिव्स को या मलेरिया के पेशेंट को जांच कर सकते हैं। उनको ट्रेन किया जा रहा है कि वो कोरोना वायरस के पेशेंट को जांच करके, स्निफ करके, स्मेल करके बता सके। एयरबस ने दावा किया है कि हम ऐसे कैमरा निकाल रहे हैं जो स्क्रीनिंग प्रोसेस में 10 सेकंड में हमको बता सकेंगे कि ये कोरोना वायरस का मरीज है कि नहीं। ये जांच चल रही है, ये कह रहे हैं कुछ महीनों में ये भी इंट्रोड्यूस हो जाएगा। तो जो भी है, हमने काम पे जाना है, लेकिन एहतियात बरत के जाना है। डॉक्टर साहब, आप हमारे साथ बने रहें। सीधे चलते हैं मुंबई हरीश तिवारी के पास। हरीश, मुंबई के जो हालात हैं वो काफी, लोग इसलिए दम तोड़ रहे हैं कि लोगों को हॉस्पिटल में बेड्स नहीं मिल पा रहे हैं, वेंटिलेटर नहीं मिल पा रहे हैं, आईसीयू में बेड्स की काफी कमी हो गई है। ग्राउंड सिचुएशन क्या है? जी सर, मैं आपको बताना चाहूंगा कि बिल्कुल आपने सही कहा। मुंबई में जैसे सायन हॉस्पिटल हो या कस्तूरबा हॉस्पिटल हो, जो ये बड़े हैं, जेजे हॉस्पिटल हो, इन सारे हॉस्पिटलों की ऐसी हालत बद से बदतर हो गई है कि कोई भी अगर मरीज कोरोना पॉजिटिव जाता है तो उन्हें 12 से 13 घंटा बाहर वेट करना पड़ता है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मुंबई की हालत बहुत दयनीय है। और जो मरीज अंदर भी लिए जाते हैं वो गैलरी में उनका इलाज चल रहा है। एक बेड पर 2-2 मरीज कहीं कहीं पर लिटाए गए हैं। तो यहाँ की स्थिति बहुत दयनीय है। और इसीलिए आज विपक्ष के नेता जो हैं देवेंद्र फडणवीस ने, उन्होंने एक बड़ा आरोप लगाया है सत्ताधारी सरकार पे, खासतौर से महा विकास अघाड़ी सरकार पे। उन्होंने उद्धव ठाकरे को कहा है कि जो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं उन्हें प्रशासनिक ज्ञान नहीं है और इसी कारण से यहाँ पर जो दुर्दशा हो रही है, खासतौर से हॉस्पिटलों की, उनके कारण हो रही है। और दूसरी चीज सर, मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज जैसे ही लॉकडाउन 4 की छूट दी गई, सड़कों पे इतना हुजूम उतर गया जैसे लग रहा था कि लॉकडाउन 4 यहाँ पे कोई है ही नहीं है। और उसके चलते आज जो है केंद्र सरकार ने, देखा जाए कि मंत्रालय ने एक अध्यादेश जारी किया है और उसमें कहा गया है कि लॉकडाउन 4 जो है सख्ती से उस पर अमल किया जाए। और उसी के चलते आज मुंबई पुलिस जो है काफी सतर्क मुझे दिखी और सड़कों पे जो वाहन जा रहे थे
उनको रोका गया, जिसके पास ई पास नहीं थे उन्हें रोक करके उन्हें फाइन 1250 रुपए की उन्हें फाइन की गई। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ की सरकार जो है अब अभी नहीं चेतती है तो आने वाला समय काफी दुखदायी हो सकता है, खास तौर से मुंबईकरों के लिए। अवसर में आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ से प्रवासी मजदूरों का जो एक बहुत बड़ा समूह है, 14 लाख मुंबई में प्रवासी मजदूर हैं, जिनको ले जाने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने ट्रेनों की व्यवस्था तो बड़े पैमाने पे की है। अनिल देशमुख जो गृह मंत्री हैं, उन्होंने ये भी कहा कि मजदूरों को फ्री भेजा जा रहा है और अभी तक 160 ट्रेनें प्रवासी मजदूरों को लेकर उत्तर प्रदेश, बिहार और राजस्थान के लिए जा चुकी हैं। लेकिन मैं सर आपको बताना चाहूंगा कि 95 पुलिस स्टेशन पूरे मुंबई शहर में है और आज भी प्रवासी मजदूरों की लाइनें मैं देखता हूं तो आधे से 1 किलोमीटर तक हर पुलिस स्टेशन में लगी रहती है। जाहिर सी बात है कि उन्हें जिस तरह की व्यवस्था होनी चाहिए वो नहीं हो पा रही है। और उन मजदूरों से जब मैंने आज बात किया था तो उनका यही कहना था कि मैं जब लाइन में लगते हैं हम लोगों को। हरीश, हम आपसे समय समय पे अपडेट लेते रहे, आगे भी लेते रहेंगे, लेकिन ये जरूर है कि मजदूरों की जो हालत है वो रोज बद से बदतर हो रही है और उनको ह्यूमिलिएशन झेलना पड़ रहा है। सीधे चलते हैं सुमन के पास। सुमन, दिल्ली में जो हॉस्पिटल्स हैं, खबर ये आ रही है कि वहाँ पर अभी 25 से 30% बेड ही ऑक्युपाइड हुए हैं। दिल्ली सरकार ने काफ़ी अच्छा इंतज़ाम किया हुआ है और अभी बहुत सारे बेड्स हैं जो अगर कोरोना के केसेज आते हैं तो उसका सामना करने के लिए या उस कंटीजेंसी से निपटने के लिए दिल्ली सरकार और दिल्ली के हॉस्पिटल्स पूरे तरीके से तैयार हैं। ग्राउंड रिपोर्ट क्या है? सुमन की आवाज़ हमें नहीं मिल पा रही है। सीधे चलते हैं अभय दुबे जी के पास। अभय जी, कांग्रेस पार्टी पार्टनर है महाराष्ट्र में। हमारे संवाददाता हरीश तिवारी को आप सुन रहे थे। हर पुलिस स्टेशन के बाहर 1-1 किलोमीटर 2-2 किलोमीटर की लाइनें मजदूरों की लगी हुई हैं, तमाम छोटी छोटी बातों के लिए, व्यवस्थाओं के लिए और जानने के लिए, पास लेने के लिए। ये कांग्रेस पार्टी इस पर ठोस कदम क्यों नहीं उठा रही है महाराष्ट्र में कि भाई मजदूरों को हर हाल में ट्रेन मांगे महाराष्ट्र सरकार, केंद्र देने के लिए तैयार है, उन्हें भेजा जाए अगर घर जाना चाहते हैं तो। उनका फंडामेंटल राइट है घर जाना, ट्रेवल करना, देश के किसी हिस्से में भ्रमण करना। देखिए उपेंद्र जी, मैं दोषारोपण सिर्फ नहीं कर रहा, लेकिन पहले मंशा नहीं थी केंद्र सरकार की कि वो मजदूर वापस घर जाएं। इसलिए 27 अप्रैल को भी सुप्रीम कोर्ट में बाकायदा ये कहा गया केंद्र की तरफ से कि अटॉर्नी जनरल ने कहा कि हम नहीं चाहते कि मजदूर वापस जाएं। जैसे आपने कर्नाटका का उदाहरण देखा है कि केंद्र सरकार की शायद ये मंशा रही होगी कि इंडस्ट्री को उसमें तकलीफ होगी, इसलिए मजदूरों को नहीं जाना चाहिए। समय रहते फैसिलिटेट करते। अब राज्यों की उतनी क्षमता नहीं थी, राज्य बार बार कह रहे थे। एक तो सभी राज्य आग्रह कर रहे थे कि ट्रेन को फैसिलिटेट कीजिए। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री जी ने तो बाकायदा ट्वीट करके कहा कि मैंने 30 ट्रेनों का किराया भी पहले से जमा कराया, उसके बावजूद 17 ट्रेनें मुझे दी गई। हाँ, अब महाराष्ट्र में उपलब्ध कराई जा रही है, मगर महाराष्ट्र सरकार ने भी ये शिकायत की कि हमने जितनी संख्या में ट्रेनें मांगी उतनी ट्रेन उपलब्ध नहीं कराई गई। तो मुझे लगता है कि कहीं ये कोऑर्डिनेशन नहीं हुआ, उसकी वजह से पैनिक बना मजदूरों में, क्योंकि बगैर काम के मजदूर न तो उनको इंडस्ट्री फैसिलिटेट कर रही है, ना राज्य सरकारों की क्षमता है। इसलिए अगर ये पैकेज राज्य सरकारों को इस दृष्टिकोण से देते तो भी लाभ होता। मैं एक आखिरी 10 सेकंड लेता हूं। अभय जी, समय की बड़ी कमी है। शहनवाज जी से छोटा सा रिएक्शन ले लेता हूं। शहनवाज जी, आपने बार बार कहा कि ट्रेनें हम देने के लिए तैयार थे, कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने ट्रेनें मांगी नहीं। इधर अभय जी कह रहे हैं कि हमने पहले पैसा जमा करा दिया और हमें ज्यादा ट्रेन उन्होंने दी नहीं। क्या माजरा क्या है? देखिए, जब देश के रेल मंत्री जी ने ये कहा कि झारखंड ने 7 मांगी है, बंगाल 44, ये झारखंड 44 और बंगाल ने 7, छत्तीसगढ़ ने काफी कम। जब ये प्रेस करके संख्या बता दी ना तो दबाव में आ गई वो सरकार। ये लोग बोल बहुत रहे थे मजदूर के लिए, लेकिन ट्रेनें नहीं मांग रहे थे। ट्रेनें तो 300 खड़ी थी। आपके उस डिबेट में मैं था और मैंने वो पूरी गिनती गिना दी आपको। बिल्कुल। जो रेल मंत्री जी ने मुझे दिया था
और मैं शायद दुबे जी थे या कोई थे उस दिन, मैंने वो पूरा बताया। तो बाद सुरेंद्र सिंह जी थे जी, तो मैंने बता दिया था ये गिनती और प्रमाणिकता के साथ बताया था। तो ये कह देना सही नहीं है, सब रिकॉर्ड पे रहता है, सिर्फ ट्वीट कर देने से कुछ नहीं होता। झारखंड ने, छत्तीसगढ़ ने, बंगाल ने, राजस्थान ने, महाराष्ट्र ने कम ट्रेनें मांगी थी। शहनवाज जी, समय की सीमा पूरी हो गई है। अपने सभी अतिथियों को मैं दिल की गहराइयों से सहारा न्यूज नेटवर्क की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद दे रहा हूं और हम अब आगे बढ़ रहे हैं। देश एक तरफ कोरोना महामारी से जूझ रहा है तो दूसरी तरफ देश के कई हिस्सों में सुपर साइक्लोन अम्फान तबाही मचा रहा है। कई चुनौतियों से जूझते हुए भी प्रधानमंत्री तूफान के संकट पर भी पूरी निगाह रखे हुए हैं। प्रधानमंत्री ने कहा है कि तूफान से भारी नुकसान हुआ है, ऐसे मुश्किल भरे हालात में पूरा देश पश्चिम बंगाल के साथ है। जिन लोगों पर तूफान से असर हुआ है उनकी मदद करने में कोई कसर बाकी नहीं रखी जाएगी। आपको बता दें कि इस खतरनाक तूफान ने 2 राज्यों में भारी नुकसान पहुंचाया है। इनमें पश्चिम बंगाल और ओडिशा शामिल हैं। तूफान ने कई लोगों की जान ले ली है और तट के आसपास के इलाकों के घर तबाह हो गए हैं। पीएम मोदी ने ट्वीट में लिखा है कि चक्रवात की वजह से पश्चिम बंगाल में काफ़ी नुकसान हुआ है। मैंने इस तबाही का मंजर देखा है। इस चुनौतीपूर्ण वक्त में पूरा देश पश्चिम बंगाल के साथ खड़ा है। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि वहां के लोगों के हालचाल ठीक हों। हालात ठीक करने के लिए लगातार प्रयास जारी हैं। प्रभावित इलाकों में एनडीआरएफ की टीमें हालात का जायजा ले रही हैं और उन्हें ठीक करने में जुटी हुई हैं। इसके अलावा सभी वरिष्ठ अधिकारी भी हालात पर नज़र रखे हुए हैं और पश्चिम बंगाल सरकार के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। पीएम के साथ ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी ट्वीट किया है कि इस सिलसिले में पूरी मदद की जाएगी। वो चक्रवात अम्फान पर नज़र बनाए हुए हैं और संबंधित अफसरों के साथ लगातार संपर्क में हैं। गृह मंत्री ने कहा है कि उन्होंने उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से भी बात की है। तूफान से पैदा हालात पर हर संभव मदद करने का भरोसा दिया गया है। प्रधानमंत्री की यही कार्यशैली उन्हें दूसरे राजनेताओं से अलग बनाती है। चाहे कोरोना वायरस के संक्रमण का मामला हो या दूसरे संकट, कोई भी राज्य हो, वो न केवल पूरी नज़र रखते हैं बल्कि जल्द से जल्द हालात सुधारने के लिए भी दिशा निर्देश देने में देरी नहीं करते। तो प्रधानमंत्री जिस तरीके से लगातार जागरूक बने रहते हैं और हर समस्या का जायजा खुद लेते हैं, यहाँ तक कि सोशल मीडिया पर भी अपनी नज़र टिकाए रहते हैं, यही उनकी खासियत है जो उन्हें अलग बनाती है, विशेष बनाती है। हस्तक्षेप में इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त। इससे पहले हम आपको बता दें कि सहारा न्यूज़ नेटवर्क की मुहिम है कि हमें मायूस नहीं होना है, नाउम्मीद नहीं होना है। हमें कोरोना से हर हाल में जीतना है और अपने संकल्प की शक्ति को बड़ा बना के दिखाना है। लहरों को साहिल की दरकार नहीं होती, हौसले बुलंद हो तो कोई दीवार नहीं होती। हस्तक्षेप में इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त। बहुत बहुत धन्यवाद। सहारा प्रणाम।